भैया आप सबके स्वागत है आरडी आर्ट्स एकेडमी पर। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए कि इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। हम अब देखते हैं 12वीं क्लास की राजनीति शास्त्र के कुछ टॉपिक जो चैप्टर हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उस सारे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे और एक एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा, अपलोड वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन पूरे टॉपिक का एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्राप्त होंगे इस यूट्यूब आपको चैनल के माध्यम से, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं। आप लोग 11 पढ़ के आए हैं, अब 12 में 2 बुक होगा जिसमें भारतीय लोकतंत्र में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में तो भारत में जो लोकतंत्र है उसमें राजनीति किस प्रकार होती है, किस क्यों होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में ये सारे क्षेत्र पढ़ेंगे। टॉपिक है 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के बारे में हल्का हल्का डिस्कशन होगा जो आपके माइंड में बैठ जाए कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है। जब ये कंटेंट आपको मिल जाएगा तो बहुत सारे समस्या आपका दूर भी हो जाता है। तो पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हम ये देखते हैं राष्ट्र निर्माण के चुनौती में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। जब ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, स्वतंत्र हुए, फ्रीडम हुए, उस वक्त जब हमारा देश का निर्माण हुआ उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन सी ऐसी समस्या आई जिसका समाधान राजनीति के माध्यम से किया गया, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा था देश और अनेक क्षेत्र में बटे हुए थे जो भौगोलिक क्षेत्र हम कहेंगे, और भौगोलिक क्षेत्र में भाषा, संस्कृति, धर्म, अनेक प्रकार की चुनौतियाँ थी, ठीक है। अब उसे निर्माण करने के लिए एक और समस्या थी। जब राष्ट्र निर्माण होगा तो सरकार की भी स्थापना होनी चाहिए। सरकार किस प्रकार का होना चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आर्थिक विकास किस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, जो भी आयात निर्यात होता है, ये किस प्रकार होना चाहिए। हमारे किस क्षेत्र में कौन सा कच्चा माल उत्पादन होता है जहाँ पर कंपनी हम स्थापित कर सकें, और वहाँ स्थापित होता है तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, क्षेत्र के लोग उसका विरोध करते हैं कि नहीं विरोध करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में, ठीक है। जब राष्ट्र के निर्माण हुआ तो कितनी जनसंख्या थी, कितने थे, क्या पढ़े थे, क्या लिखे थे, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसलिए कि एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी, अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री लगाया गया, औद्योगिक का विकास किया गया, वो आपके यहाँ इक्का दुक्का छोड़कर कोई नहीं हुआ। सारे के सारे औद्योगिक कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुए। कहाँ हुए? इंग्लैंड में हुए, ब्रिटेन में हुए, ठीक है। जब ब्रिटेन में हुए तो आपके यहाँ से कच्चे माल को ले जाया जाता था और वहाँ से जो भी वस्तु थे वो यहाँ लाकर बेचे जाते थे। लेकिन आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ कच्चा माल होता था तो उद्योग लगाते तो आपके इलाके जो भी क्षेत्र में होते वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, ठीक है। ये सारी असबेत थी। जैसे नील की खेती कराते थे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रमुख का दौर। एक दल कौन था? कांग्रेस था। कौन था? कांग्रेस था, ठीक है। एक दल कांग्रेस था, ठीक है। उस वक्त एक दल तो बहुत थे, अनेक दल थे, ठीक है।
दल तो बहुत थे, लेकिन जिस तरह इस अभी के हालात में आप देखते हैं कि बीजेपी प्रमुख दल है और सारे दलों को कम कम सीट है, उसी प्रकार कांग्रेस का भी सीट ज़्यादा से ज़्यादा आते थे और इनको 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 तक ये सिमट जाते थे पूरे इंडिया में लोकसभा के सीट में। हर जगह राज्य हो या केंद्र हो, ठीक है, वहाँ एक दल के प्रमुख दौर था, वो था कांग्रेस। इसके बारे में पढ़ेंगे और उस दौर में कौन कौन से दल थे, क्या करते थे, क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार इनका वर्चस्व था, ये सारे चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना से लेकर इसकी व्यवस्था तक देखेंगे और कौन कौन दल इसके समकक्ष स्थापित हुए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नियोजन की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति, ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा देश चलेगा, जब हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए उस समय जो सरकार थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, उन जो सुविधाएं थी, इसलिए अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं तो धीरे धीरे अनेक प्रकार की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक। उस वक्त बहुत कम टेक्नोलॉजी थी, उसी में हमें अपने आर्थिक विकास करना था और इसी वक्त हमारे पास पंचवर्षीय योजना का भी आया, योजना आयोग का स्थापना हुआ जो आज नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का स्थापित किया गया और 5 साल का इसका योजना बना कि 5 साल में किस किस प्रकार किस क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा काम करना है, किस क्षेत्रों पर कम काम करना है। इसलिए प्री प्लान के हिसाब से काम नहीं होगा तो हम डेवलप नहीं करेंगे। अगर सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन किसी एक खास को ज़्यादा महत्व देंगे तो जिससे देश के डेवलप होता है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत के विदेश नीति और संबंध। विदेश नीति का मतलब हुआ कि हमारा जो नीति है, ठीक है, नीति है, इससे किस देशों से हम संबंध स्थापित कर रहे हैं जिससे हमें लाभ हो, हानि न हो, ठीक है, जिससे इसलिए कि इसके विदेश नीति से ही हमारा अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर हमारा संबंध वहाँ अच्छा है तो हम उस देश से सामान को मंगाते हैं, टेक्नोलॉजी को मंगाते हैं, या जो भी हमें व्यवस्था होती है हम आदान प्रदान करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, द्विपक्षीय संबंध को स्थापित करते हैं। और ये फैक्टर रखता है कि हमारा जो सिद्धांत है, हर व्यक्ति का एक सिद्धांत होता है, वो किस प्रकार का सिद्धांत है, ठीक है, इसी को हम विदेश नीति कहते हैं। किस प्रकार का सिद्धांत है, ठीक है, हम अच्छे हैं कि हम किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि हमारा जो, इसलिए कि जब हम 1947 में हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और गुटबंदी की राजनीति हो रही थी, ठीक है, अपने शक्ति के बल, जिसमें हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ उस वक्त सोवियत संघ था, लेकिन 1991 में वो टूट गया। सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का, दोनों को वो लड़ाई, अपने शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए दोनों में वर्चस्व की लड़ाई हुई, ठीक है। तो वहाँ शीत युद्ध चलने लगा। उस शीत युद्ध में, ठीक है,
हमने किस प्रकार की नीति अपनाई, किसी एक पूंजीपति वाले थे, एक समयवादी थे, तो हमने पूंजीपति के साथ दिया या समयवादी के साथ दिया। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ अपने नीति में देखेंगे कि हमने किसको सपोर्ट किया, कहाँ से हमें लाभ आया, हमने किसको नहीं सपोर्ट किया। हम गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाएं। इसलिए गुट निरपेक्ष की नीति का मतलब होता है कि हम किसी दल में नहीं हैं, हम निरपेक्ष हैं। आपको भी मानते हैं, आपको भी मानते हैं। आप गलत करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आप गलत कीजिएगा, आपको आलोचना करेंगे, सही काम कीजिएगा, हम आपका तारीफ करेंगे। ये बातें हुई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापन, कैसे कैसे इसकी चुनौती हुई और फिर इसकी स्थापना हुई। इसलिए कि यहाँ हम देखेंगे कि कई प्रकार से कांग्रेस में टूटे अनेक प्रकार के दल का, इसमें से टूट टूट के छोटे छोटे क्षेत्रीय दल का निर्माण होने लगा। यहाँ जो हम बात करते हैं, ठीक है, ये जैसे में ममता बनर्जी इसी से संबंधित थी। ठीक है, अब बात कीजिएगा मुलायम सिंह, इसी से संबंध, बड़े बड़े नेता जो थे, इससे अपने को अलग करके क्षेत्रीय दल का निर्माण किया। ये चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, संकट किस प्रकार होता है, क्या होगा लोकतंत्र में, किस प्रकार के संकट आ सकते हैं। ठीक है, आपका संविधान कितना प्रासंगिक है कि नहीं है, लोकतंत्र में जो राजनीति की जाती है वो लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है, या वो किसी एक ऐसी राजनीति कर रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे जन आंदोलन का उदय और विकास। जन आंदोलन, जनता, जनता का आंदोलन। जनता का आंदोलन कब होता है? जब सरकार से किसी न किसी खास वस्तु की या किसी न किसी हम सुविधा या किसी न किसी विकास की बातों को लेकर हम आंदोलन करते हैं, हम डिमांड करते हैं। तो अन्य इसमें क्या होता है कि एक ही परिस्थिति से अनेक कई लोगों की समस्या होती है और वो सारे मिलकर एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं, जो धीरे धीरे एक व्यापक रूप से जन आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है। उस चीज़ को हम जन आंदोलन कहते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आप समझ रहे हैं, क्षेत्र, धीरे धीरे दल बढ़ते गए, दल होते गया, क्षेत्रीय आकांक्षाएं सबका होता है कि हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए। आप आज देखते हैं कि शुरू में मात्र 14 राज्य थे, ठीक है, राज्य थे। आज हम राज्यों की संख्या 28 में देखते हैं। क्षेत्र के अनुसार अपने अपने डिमांड, अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार आप देखिएगा कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, बट गए। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, झारखंड और बिहार, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये लोग, ये है भारतीय राजनीतिक नवीन परिवर्तन। आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो शुरू में 1947 की जो राजनीति थी और आज की राजनीति में आज की राजनीति में व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है। विदेश नीति से लेकर हर चीज़ में हम नवीन परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे और आपको वीडियो मिलेगा। इसका आपका एक एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा, बिंदु पर इसका क्वेश्चन प्रश्न होंगे, ठीक है, प्रश्न होंगे, दीर्घ भी हो, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और दीर्घ होगा, लघु होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा, समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन का मतलब होता है तत्काल, अभी जो बीता है, अब भी चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तत्काल बीता हुआ है, एकदम सम, तुरंत। इसमें हम देखते हैं शीत युद्ध का काल। शीत युद्ध
का काल जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार से समाप्त हुआ। अब बात कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, समाप्त होने के तुरंत तत्काल आप अमेरिका और रूस कर सकते हैं, जो वियत संघ था, जिसे USSR कहते हैं। ठीक है, USA। ठीक है, ये चीज़ है। ये दोनों मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, जब शीत युद्ध वर्ल्ड वार हुआ तो ये दोनों एक साथ मिलकर लड़े। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ मिलकर लड़े। जर्मनी से हिटलर थे, अब हिटलर, जापान, ये सारे लोग सारे से मिलकर लड़े। लेकिन मिलकर लड़ने के बाद धीरे धीरे जब समाप्त होने के कगार पर आए तो इसमें अब दोनों में धीरे धीरे दरार बढ़ने लगा कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम हैं कि हम हैं। ठीक है, अब इन दोनों में धीरे धीरे शक्तिशाली युद्ध के चलते दोनों में शक्ति हमारे पास है। ये शीत युद्ध का, इस काल को शीत युद्ध काल कहते हैं। इस शीत युद्ध काल में युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन लगता था कि युद्ध हो जाएगा, एकदम तत्काल लग रहा है कि एकदम दोनों एकदम अभी के अभी गोली बम बारूद सारे चल सकते हैं, परमाणु बम तक ले, ऐसा लगता था कि पर फिर परमाणु बम दोबारा गिराया जा सकता है। ठीक है, ऐसा। अब इसमें देखेंगे ये द्विध्रुवीय का अंत, जैसे अमेरिका और रूस था, USA सोवियत संघ, इसका अंत हुआ 1991 में अंत हुआ। ठीक है, कैसे अंत हुआ कि कौन कौन समस्याएं आए जिससे रूस अनेक प्रकार में टूटने लगा। ठीक है, और 1991 में अंत हो गया। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब ये अंत होगा तो बचेगा कौन? मात्र अमेरिका। जब अमेरिका बचेगा तो समकालीन विश्व में वर्चस्व इसकी बढ़ेगी। जैसे जो शक्तिशाली होता है उसके बातों को सबसे ज़्यादा लोग माने, गलत कहे या सही कहे, जल्दी उसका अपोज नहीं करते हैं। ठीक है, बात मानते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे ये वर्चस्व अपनाने लगा, कई राज्यों को, कई क्षेत्रों को प्रभावित करने लगा। सत्ता का वैकल्पिक विषय, अगर जब सत्ता है तो कौन दूसरा वैकल्पिक विषय देखा जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया, हम दक्षिण एशिया को पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया में आप देख लीजिए। ठीक है, सार्क है। ठीक है, सार्क में 8 देश हैं। ठीक है, ये 1985 में स्थापित हुआ था, जिसमें 8 देश हैं। 8 देश में, ठीक है, 8 देश हैं। 8 देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश और मालदीव, ये हैं। इन सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम यूएनओ को पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन राष्ट्र, और इसके जो 6 अंग है, अंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अंग के बाद हम, ठीक है, अंग के बाद भी हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और कई राज्यों मिलकर ये संगठन बनाए हैं जिससे वो लाभ हो सके। संगठन से क्या लाभ होता है कि जैसे में हम एक समस्याओं से जूझते हैं, 2, 4, 5, 6, 7 देश मिलकर हम एक संघ बनाए, और उस संघ में हम क्या करते हैं कि जो समस्याएं होती है द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, ये जो भी है, हम एक दूसरे को टेक्नोलॉजी से लेकर हर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे एक दूसरे को सहयोग करके वो डेवलप करें। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसके बाद
समकालीन विश्व में सुरक्षा की तो बात बार बार होती है। कई बार बातें ऐसे होती है कि गृह युद्ध हो जाते हैं और कहीं कहीं ऐसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जहां पे यूएनओ के माध्यम से कई बार वहां पर सेना भेजा जाता है और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो सुरक्षा से संबंधित सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। कौन देश किस प्रकार है, किस प्रकार सुरक्षित है, क्या क्या है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जब हम डेवलप करने की बात करते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं। जब हम आर्थिक विकास नियोजन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, इतना चरम सीमा पर चले जाते हैं कि पर्यावरण से ही हमारा नाता धीरे धीरे टूटने लगता है। जंगल का अंधाधुंधी कटाई, इतना हम व्यापक रूप से डेवलप करते हैं व्यवस्था कि नदी के पानी तक को गंदा कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे और वैश्वीकरण को भी देखेंगे। जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ मेन होता है कि जैसे पूरा देश है, सारा देश है, तो देश का जितने भी देश हैं उसका सीम बाउंड्री होता है। ठीक है, ये बाउंड्री, ये चीज़, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि ये सारे सीमाएं समाप्त हो जाती है। आप माल यहाँ लाइए, जहाँ मर्जी वहाँ ले जाइए और वहाँ बेचिए। ठीक है, ये हुआ। हम इस पर पढ़ेंगे और सारे पर प्रश्नों का हल होगा और एक एक बिंदु पर डिस्कशन होगा और अपलोड होंगे वीडियो। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक चैप्टर के साथ। ओके।